गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से मेरे सारे बच्चे जय हिंद जय सीए बोल के लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी अटेंडेंस लगा देंगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, आ गए हो क्लास के अंदर दोस्तों। सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। बच्चों को टाइम पे आने की आदत भी हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में आपको पता ही है चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स से थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है उस्ताद। और आज की क्लास में आपका लेक्चर नंबर 5 है। ओके, 5वां लेक्चर है। एक्चुअली जो है चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। हम यूनिट 1 जिसका नाम लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको पकड़ के रखे हुए हैं, वही चल रही है। अगली क्लास में भी वही चलेगी। लगभग 6 लेक्चर में ये यूनिट खत्म होगी, ठीक है ना। हाँ, तो 5वां लेक्चर चल ही रहा है दोस्तों। चलो, कुछ भी बताने से पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेता हूं। कुछ भी बताने से पहले मुझे लगता है कि बच्चों को एक चश्मा पहने रखता हूं, अभी सीरियस नहीं हो रहा। एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सर ये गिफिन गुड का माजरा क्या है, ये एक बारी और क्लियर कर दो, ठीक है ना। इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो बता देता हूं दोस्तों। देखो जी, गिफिन गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती है जो प्राइस और डिमांड के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती हैं। इतना पता है आपको, है ना। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती है। यानी लॉ ऑफ डिमांड को ये वायलेट करती है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये कहती है मैं वो हूं जिसका डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट और इनकम और डिमांड में इनडायरेक्ट हो जाता है। इसका डिमांड कर्व नॉर्मल सा नहीं बनता डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका डिमांड कर्व ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये कुछ बातें हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो पेपर के लिए तो ये बात आपको पता है ना। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए तो मैं बता देता हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं। राज्य, मान लो आपको भाई फुल मन कर रहा है कि बॉडी वॉडी बनानी है, जिम विम जाना है, बढ़िया तरीके से मामला सेट करना है, पूरी अट्रैक्शन आनी चाहिए, फिजिक आनी चाहिए। जब जिम जाते हैं ना तो जिम वाले ट्रेनर एक चीज बताते हैं, कह रहे भैया डाइट पे फोकस करो। डाइट पे मतलब डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन पे फोकस करो। बहुत सारी चीजें बताते हैं, विटामिन पे, मिनरल्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, ऐसी खाने पे खाओ, लेकिन प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो बाबू आपको बनानी है बॉडी और फिर आप बोलोगे ऐसे बनेगी मेरी बॉडी, ओ बाय ओ बाय ओ बाय। तो आपके पास प्रोटीन के 2 सोर्स हैं। एक है सोयाबीन चंक्स, सोया चंक वो होते हैं, गोल गोल सी होती है ना सोयाबीन की बड़ी, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। चाउमीन के अंदर भी डलती है काफी, आपने खाई हो तो, ठीक है ना। और बॉडी बोल दिया मैंने, बॉडी बिल्डिंग लिख देते हैं यार इसको। या फिर आप जाओ मीट की तरफ। मीट एक्सपेंसिव आइटम है ना। ये 2 आइटम है भैया, और इन दोनों में से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो देखो प्रोटीन इससे भी मिल रहा है, प्रोटीन इससे भी मिल रहा है, ये महंगा है ये सस्ता है। तो एक तरीके से सोया चंक को मैं बोलूंगा कि सोया चंक थोड़ा लो क्वालिटी, नॉन लग्जरी, लग्जरी भी नहीं है, नॉन क्वालिटी नॉन लग्जरी गुड है। इस पे फोकस करूंगा, ठीक है जी। इसको मैं साबित करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू कि ये गिफिन गुड है। ये गिफिन गुड है। गिफिन एक साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट कह रहा हूं, इकोनॉमिस्ट का नाम था, रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने ब्रिटेन के अंदर एक लेबर क्लास की जिंदगी को देखते हुए गिफिन गुड्स का एग्जांपल दिया था, ठीक है। लेकिन हम उसको हटा के चल रहे हैं, हम दूसरा अपना देख रहे हैं भाई, बॉडी बनाने चले हैं। तो देखो जी उस्ताद, ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी इनकम 60 रुपए है और आप सोयाबीन के चंक्स और मीट दोनों को कंज्यूम करते हो, दोनों की एक एक यूनिट
यूनिट बात कर रहे हैं, चाहे 1 ग्राम मान लो चाहे 1 किलो मान लो। सोया की 1 यूनिट आपको 20 रुपए की मिल रही है और मीट आपको पड़ रहा है 40 का। अलग एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लो 10 की पड़ रही है, ये 50 की पड़ रही है, आप दोनों कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है जी। एकदम से क्या होता है, सोया का रेट बढ़ जाता है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, ये 10 की जगह 30 की हो जाती है प्राइस बढ़ के। आप पहले सोया और मीट दोनों खा रहे थे लेकिन रेट बढ़ गया। अब भाई रेट बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब रियल इनकम कम हो गई, है ना। नॉन वेज है थोड़ा सा लेकिन समझ लेना, ठीक है। हाँ, तो अब भैया जो ये 30 की आ रही है, आपके पास सिर्फ 60 रुपए हैं, तो आप 60 रुपए में ओवरऑल प्रोटीन का इंटेक कंप्लीट नहीं कर सकते। 50 रुपए का तो ऑलरेडी ये बहुत महंगा ही आ रहा है ना। तो दूसरी यूनिट भी नहीं आएगी इसकी, 100 रुपए लगेंगे दूसरी यूनिट को खरीदने में। यानी 2 आइटम है, एक बिल्कुल ही लो क्वालिटी है, एक बिल्कुल ही हाई क्वालिटी है। इसका रेट बढ़ने के बाद भी तुम इसको ज्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारी इनकम पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो बाबू क्या करेगा बंदा, इस चक्कर में वो सोया को डिमांड और ज्यादा कर देगा, वो सोया को ही ज्यादा खरीद लेगा, ये मीट खरीदना बंद कर देगा या मीट को कम खरीदेगा। तो इस केस में जो सोया होगी वो गिफिन आइटम बन जाएगी, गिफिन गुड बन जाएगी। अब कोई पूछेगा यार सोयाबीन क्या हमेशा गिफिन गुड होती है? नहीं बाबू, हमेशा गिफिन गुड नहीं होती, समझे। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम कोई भी 2 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, मान लो एक है ए और एक है बी, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी सस्ती है, चीप है, ठीक है। चीप का रेट बढ़ने के बाद भी आप इसकी डिमांड बढ़ा सकते हो, मतलब बढ़ाते हो अगर, तो ये गिफिन गुड कहलाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे इतने हैं कि आप इसको खरीद ही नहीं पाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे। तो जबरदस्ती आपको पेट तो भरना ही है, आप इसको खरीदना बंद करके अपना पैसा इस पे लगाओगे। ये एग्जांपल रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, बोला था कि 2 गुड कंज्यूम करते हैं ब्रिटिश लेबर क्लास, एक ब्रेड और एक मीट। मीट बहुत एक्सपेंसिव होता है और ब्रेड सस्ती होती है, तो ब्रेड का रेट बढ़ जाता है ना, तो रेट बढ़ने के बाद उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो मीट खरीद पाए, तो इसलिए वो मीट को साइड कर देता है और ब्रेड की ही डिमांड ज्यादा करता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए जितनी भी गिफिन गुड होती है ये सारी घटिया क्वालिटी गुड होती है। तो आप कभी लग्जरी आइटम्स को गिफिन गुड्स नहीं बोल सकते, इसलिए बोलते हैं ऑल गिफिन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। ध्यान रखना, ठीक है जी। अब देखो जी, इतना क्लियर है। यानी इंफीरियर गुड घटिया क्वालिटी की चीज होती है ना, और गिफिन गुड वो घटिया क्वालिटी की चीज हो गई जो महंगी होने पे भी ज्यादा खरीदी जाए। ओके, जैकेट खोल के अपनी बॉडी दिखाऊं प्रिंस? क्या बात कर रहे हो यार, अब सीरियस हो जाओ। अभी अगर तुम्हारा और कोई डाउट भी बचेगा ना, तो हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लियर करता रहूंगा, तो कहानी तुम्हारी सेट होती रहेगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के मेथड्स बताए थे। इसको कैलकुलेट करने का एक होता है परसेंटेज मेथड, जी हां बिल्कुल होता है। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड, और एक होता है टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर 1, 2, 3 मेथड करा चुका हूं लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको टोटल आउटले मेथड करा दिया था।
अभी मेरे को आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड कराना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का, वो कराऊंगा। और उसके बाद आज की क्लास का मेन मुद्दा है जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जिसको ई मतलब इलास्टिसिटी, नीचे सी मतलब क्रॉस, ऐसे डिनोट करते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई मतलब इलास्टिसिटी और ए मतलब एडवर्टाइजमेंट, ऐसे डिनोट करते हैं। ये दोनों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन ये सब बाद की बात है, बाद की बात है दोस्तों। हाँ, बात की बात है। ये सब कराने से पहले एक बार मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि एक था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के ऊपर जनरली कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है। मैंने बोला था डिमांड कर्व है कोई, इसके सिर्फ एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो यहां पर फॉर्मूला लगाना है माइनस डी क्यू, क्यू भी स्मॉल लिख देता हूं, अपॉन डीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये मैंने बताया था दोस्तों, मैथ्स में जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे तो ये डिफरेंशिएशन है, ये इकोनॉमिक्स में नहीं सिखाते और इको में सीखना भी नहीं है। इसके ऊपर हद से हद क्वेश्चन क्या बन सकता है, हद से हद इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो आपको डिमांड की इक्वेशन दे दी -50 + 2p, ये इक्वेशन दे दी। बोलता है जब प्राइस कॉमोडिटी का, कोई भी कॉमोडिटी हो, है ना, चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के लाया हूं एग्जैक्टली। तुम्हें यहां पर क्या खिलाऊं मैं, खेलना नहीं सिखाना तुम्हें, बिल्कुल ही क्विज के अंदर क्वेश्चन बना के लाया हूं तुम्हारे लिए। ये लो जी, हाँ जी। यहां पर तो सप्लाई लिखा है, तो मुझे डिमांड के लिए तुम्हारे लिए कोई इक्वेशन लेनी है। सप्लाई वाला तुम्हारे लिए उठ के आ गया क्या? चलो इसको हटा दो, फिर यहां से क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुझे क्रिएट ही करना पड़ेगा। आ जाओ राजा, वहीं पे तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। चलो जी, हाँ, मान लो डिमांड की इक्वेशन दी हुई है आपको 50 - 2p और बोला है कि जब कॉमोडिटी का प्राइस 5 रुपए हो, इतनी इंफॉर्मेशन दी है बस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो, कौन से मेथड से? पॉइंट मेथड से, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से। यही एक क्वेश्चन बन सकता है और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, वैल्यूज चेंज हो जाती है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। वैल्यूज चेंज हो सकती है हद से हद। यार ये क्वेश्चन बनेगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको वो सिखाऊंगा, बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले आपको पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है? -dq अपॉन dp मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको बताता हूं, जो ये लिखा है ना -dq अपॉन dp, ये जो प्राइस के साथ में वैल्यू लिखी होती है इसको बोलते हैं। तो प्राइस के साथ में क्या लिखा है? 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। आप ये 2 नोट कर लो। क्या नोट कर लिया? इसकी जगह 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, क्वेश्चन में प्राइस भी गिवन होता है, 5 गिवन है, अपॉन क्वांटिटी, बस क्वांटिटी रह गई। तो क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। क्वांटिटी कैसे करते हैं? जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दी है उसमें प्राइस की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे कि डिमांड है 50 - 2p है ना, p की जगह 5 लिख दो, तो 50 - 10 40 आ गई, क्वांटिटी की वैल्यू 40 आ गई। अब निकाल दो इलास्टिसिटी का आंसर। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 यानी 0.25 आंसर आ जाएगा। पॉइंट इलास्टिसिटी से 0.25 आंसर आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिया हुआ है क्वेश्चन 10 - p, ये डिमांड की इक्वेशन है और बोलता है जब प्राइस 2 रुपया है तब इलास्टिसिटी निकालो। तो हम बोलेंगे पहले तो हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 10 - p है ना, p की जगह 2 लिख दो, क्वांटिटी 8 आ गई। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी पॉइंट मेथड से।
माइनस डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस, प्राइस और क्वांटिटी, राइट। तो जो ये वैल्यू है ना पूरी, ये पूरी वैल्यू कौन सी है? जो प्राइस के साथ लिखा है। प्राइस के साथ कुछ नहीं लिखा इस बार, इसलिए मैं इसको डिफरेंट केस बोलता हूं। कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, आप इसकी जगह 1 लिखो। फिर प्राइस लिखा हुआ है कितना? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्वांटिटी तुमने निकाल ली है 8, तो काटा पीटी करोगे तो 2 चौक 8, 0.25 ही इसका आंसर आएगा। वैसे ये डिफरेंशिएशन होता है, मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं। मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकालता वो यही आती, तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना सिखा दिया। और तुम्हें कौन सा सब्जेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन करना है, नहीं करना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और दूसरी बात, ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहां पर यूज होता है? ये दोस्तों वहां पर यूज होता है जहां पर लिटिल चेंज इन प्राइस हो, लिटिल चेंज इन प्राइस हो। बस इतना दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन भी एक मॉड्यूल के अंदर जो मैं आपके लिए स्पेशली आपके लिए उठाकर लाया हूं, ये लो जी, लिखा है इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर, एसी का प्राइस इंक्रीज हो गया 30,000 से 30,000 10 रुपया, मात्र 10 रुपया इंक्रीज हो गया, ठीक है, मात्र 10 रुपया इंक्रीज हो गया। अरे वो माइनस का साइन इग्नोर करते हैं, माइनस का साइन की टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। 10 रुपया इंक्रीज हो गया तो रिजल्टेंट चेंज इन डिमांड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब इग्नोरेबल, ना के बराबर। प्राइस भी हल्का सा बढ़ा है तो डिमांड पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर 5 लाख की कार 5 लाख 10 रुपए की हो जाए तो उसकी डिमांड पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हम कौन सा मेजर यूज करेंगे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का? कौन सा बाबू? ऐसे में पॉइंट मेथड यूज करेंगे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंस इट इज अ स्मॉल चेंज, ये यूज करेंगे। ना तो आर्क इलास्टिसिटी ना परसेंटेज वर्सेंटेज कोई नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। अब ये आर्क इलास्टिसिटी मेथड क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ये सबसे विश्वास का मेथड है, ठीक है, सबसे विश्वास लायक मेथड यही है। अरे क्वेश्चन लीक हो गया बाबा, बाबा जल्दी बचाओ 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 बचाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ जी, आर्क इलास्टिसिटी पे आ जाओ। आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इसको हम मिड पॉइंट मेथड भी बोल देते हैं। ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का ये है। चलो जी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखो राज्य, क्या होता था? परसेंटेज मेथड से क्या फॉर्मूला होता था? होता था डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का डिफरेंस Q2 माइनस Q1 कर लो। और डेल्टा पी का मतलब क्या है? प्राइस का डिफरेंस P2 माइनस P1 कर लो। मतलब दो प्राइस गिवन होते हैं, दोनों का डिफरेंस डेल्टा पी, दो क्वांटिटी गिवन होती है, दोनों का डिफरेंस डेल्टा क्यू। ओके चलो जी, ये था परसेंटेज मेथड से। लेकिन दोस्तों हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड से क्या यूज करते हैं? डेल्टा क्यू की जगह लिखते हैं Q2 माइनस Q1, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो, बुक में लिखा हुआ, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं। डेल्टा पी की जगह लिखते हैं P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय, आप ऐसे लिखते हैं ना, पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। राजा यहां पर ना आप सिर्फ एक प्राइस लेते थे, दो प्राइस होते हैं ना, तो आपको यहां पर दोनों प्राइस को लेना है। मिड पॉइंट या फिर आर्क इलास्टिसिटी मेथड बन जाएगा, दोनों क्वांटिटी को लेना है। समझे? ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना। अब इसको मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मान लो जी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्राइस 10 से 20 हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड 100 से 80 हो गई, और बोल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी बताओ कितनी होगी, और ये बोला ही नहीं कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। जब आपको क्वेश्चन में नहीं बोला कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो आप परसेंटेज मेथड यूज करोगे। तो राजे इसको परसेंटेज मेथड से मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं, परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर देंगे। परसेंटेज मेथड से कैसे करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस का निशान डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। चलो जी माइनस का निशान लगाए रखो, डेल्टा क्यू इन दोनों क्वांटिटी का अंतर।
100 और 80 का अंतर 20 होता है। डेल्टा पी दोनों प्राइस का अंतर 20 और 10 का अंतर 10 होता है, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 है अपॉन पुरानी क्वांटिटी 20 है। आप आंसर निकालोगे, काटा पीटी पे आ जाओगे, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा। 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, आंसर आ गया 1। माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, आंसर हम लिखेंगे इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिक है, ठीक है ना। पहले अब इसी क्वेश्चन को मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ध्यान रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये वाला है, हाँ माइनस का निशान भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं लिख रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को मैं आर्क इलास्टिसिटी यानी मिड पॉइंट से सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करो जी। यहां पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, माइनस तो लगेगा ही, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस करो और दोनों क्वांटिटी को भी प्लस करो। चलो जी, माइनस का निशान टेप दिया, Q2 माइनस Q1, 80 में से 100 गए माइनस 20। ओके, वैसे तो इसको इग्नोर करके चलो क्योंकि माइनस लिखने का फायदा नहीं है, वो वैसे भी कटना ही है, देखो कैसे कटेगा। फिर P2 माइनस P1, 20 में से 10 गए, 20 में से 10 गए, 10 बच गए, मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 लगा दो भाई, दोनों प्राइस को प्लस कर दो, 10 और 20 दोनों प्लस कर दिए। फिर Q1 प्लस Q2, 100 और 80 दोनों प्लस कर दिए। अब निकालो आंसर, ये माइनस माइनस तो गया, तो 20 बटे 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 30 हो गया, 100 और 80 180 हो गया। काटा पीटी करने पे आ जाओ, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 आंसर आ गया, मतलब 0.33। तो यह साबित होता है कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा। अच्छा, बच्चे ने बोला 100 होगा, 100 क्या होगा? अच्छा, वैल्यू मैंने गलत ले ली, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं इस वैल्यू को। यहां पर ये 100 है, ठीक है जी, ये भी 100 है, ये 80 है, कोई नहीं, कर लो। तो भी क्या हो गया, 20 बटे 10 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 180। काटा पीटी करो हरे रंग से इस बार, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 4 बटे 3 आएगा 1.25, 4 बटे 3 आंसर आएगा, 3 एकम 3, 1.33 आंसर आएगा। तो भी साबित होता है कि इस मेथड से अलग आंसर आता है, इस मेथड से अलग आंसर आता है, हाँ या ना, अलग अलग आंसर आता है। तो आपसे जब आर्क इलास्टिसिटी पूछेगा, ठीक है, तो इसका नाम देगा, ओके। परसेंटेज मेथड में क्वांटिटी 100 होगी। अरे भाई क्या करा दिया, अच्छा तुम्हारे कहने पे चल रहा था मैं, तो तुमने बोला कि वो 100 होगा तो मैंने 100 मान लिया। अब देखो क्या गड़बड़ी है, ये देखो जी, माइनस का निशान, Q2 माइनस Q1, 80 माइनस 100 माइनस 20, P2 माइनस P1, 20 माइनस 10 10 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2, 10 और 20 को प्लस कर दो, और Q1 प्लस Q2, 80 और 100 को प्लस कर दो। हाँ बिल्कुल सही था यार। चलो जी, आंसर निकालोगे आप, ये कट जाएगा 20 बटे 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 बटे 180। आपका आंसर काटा पीटी के बाद 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 6 18, 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर 0.33 आ गया। अब इस मेथड में करेक्शन करते हैं। अपने क्या कर दिया कि Q1 की वैल्यू जो यहां लिखते हैं ये 100 है, हमने इसको 20 लिख दिया था ना, तो इसको 100 ही लिख दो बाबू। दोबारा कर देते हैं इसको आपके लिए, माइनस डेल्टा Q, इन दोनों का डिफरेंस 20, डेल्टा P, इन दोनों का डिफरेंस 10, पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी 100। अब ठीक है, हाँ मैं समझ गया तुम कौन सा 100 कह रहे थे। 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, आंसर 0.2 है। अलग ही है, दोनों मेथड से अलग अलग मोहे मोहे ठीक
ठीक है ना, दोनों मेथड से अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलो कोई नहीं, ये साबित करने के लिए था कि आप अलग अलग मेथड से करोगे तो आंसर अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोलेगा सेम भी आ सकता है, भाई सेम भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, ओके जी, चलो जी, ओके रिपोर्ट हो गई है बात, ओके रिपोर्ट हो गई है। चलो देख लेते बच्चा क्या बोला है, 1 मिनट। मोए 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 कहां गया, हाँ ये रहा। राजा बोल रहा है अगर ऑप्शन में -1.33 और +1.33 हो तो क्या ठीक करूं, माइनस वाला ठीक करो। ठीक है जी, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। इनकम इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन डीपीपी में पूछा हुआ है, लेकिन मैं अगली क्लास में कराऊंगा शाम, टेंशन मत लो, उसको भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गिफ एंड गुड्स लग्जरी नहीं होती कभी भी। अबे क्रॉस इलास्टिसिटी जानवी होगी आज। ओके ठीक है सुजन, बहुत बढ़िया, एक्सपीरियंस ले लो। तनिषा ने क्वेश्चन पूछा है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम व्हाइल ड्राइंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी। भाई जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो सारे सेम रहेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सारे सेम रहेंगे, ऑल बट, और एक चीज सेम नहीं रहेगी, जो सेम नहीं रहेगी उसके बारे में पूछा है, प्राइस को सेम नहीं रखते, तो सी वाला इज द राइट आंसर। क्रॉस तो कराऊंगा अभी, थैंक यू बंटी। क्वेश्चन सॉल्व में मॉड्यूल के सारे कराता हूं गोहर। ठीक है, अब देखो मेरी बात, एक परसेंटेज मेथड में जो आंसर है उसमें कौन सा यूनिट इलास्टिक होगा, कौन सा यूनिट इलास्टिक होगा, मतलब आंसर 1 आएगा तो यूनिट इलास्टिक, एक से कम आया आंसर, ये लेस देन यूनिट इलास्टिक है। क्रॉस के तो कराऊंगा क्लास, क्रॉस के कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने जो आर का फॉर्मूला लिखा है Q2 - Q1 अपॉन Q2 + Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 + P1 अपॉन P2 प्लस, फिर भी सही है ना? हाँ सही है भाई ललिता, सही है। ओके, हाँ वो एक और भी फॉर्मूला नहीं है क्रांतिका, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने कराया है, बाकी वो डिराइव कैसे हुआ है वो दिखाया है बुक के अंदर। कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं सृष्टि, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ करा देगा युविका, आप दोबारा भी देख सकते हो। मैं बताऊंगा वंशिका, इस चीज पे प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सफिशिएंट है साजिद भाई, डिलीवर हो जाएगी दोरजे तमंग जी, आपको मैंने डाउट सेशन में भी बताया था। अभी शाहबाज जी आप अपने सीए फाउंडेशन पे फोकस करो, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा, देखो अभी तक क्लियर है सब कुछ। आर्क इलास्टिसिटी के कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखो क्या है, मॉड्यूल में लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब ये चैप्टर पीछे सॉल्व किया हुआ ना। मैं चाहता तो आपके लिए सारे आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन एक एक करके ले आता, एक एक करके ले आता तो आपका काम आसान हो जाता। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जो मैं टॉपिक करा रहा हूं उस टॉपिक के क्वेश्चन उठा के लाता हूं। इससे क्या होगा, जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना तो एक कुंजी की तरह हो जाता मैं, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा ईमानदारी से तुम आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी। बच्चा पूछ रहा है डाउट कैसे पूछे, आस्क डाउट पे जाके पूछो, स्लाइड के साथ में ऑप्शन आ रहा होगा। लो जी, ये क्वेश्चन है, लिखा है इफ द लोकल पिज़्ज़ेरिया रेजेस द प्राइस ऑफ अ मीडियम पिज्जा फ्रॉम 60 से 100। एक पिज़्ज़ेरिया मतलब पिज्जा बेचने वाले ने पिज्जा का प्राइस बढ़ा दिया, 60 से 100 कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया पिज्जा का 60 से 100 कर दिया। फिर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई 700 से 100 पिज्जा तक, मतलब लोगों ने उसका पिज्जा खरीदना कम कर दिया। ठीक है जी, रातों रात। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, और साफ लिखा है यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना है, आप उसका जवाब दे सकते हो।
एक तरफ मैं कर रहा हूं, एक तरफ आप करो। मैंने पोल भी स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कौन कितना सुपर है। यहां पर मैंने बोला ईपी Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, 100 माइनस का निशान लगा दो पहले। 100 में से 700 गए, माइनस 600 अपॉन P2 माइनस P1, 100 में से 60 गए, 40 मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दो, 60 और 100, 160 अपॉन दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो, 700 और 100, 800। डायरेक्ट पहुंच गया मैं तो भाई, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना होता है ना। 2 जीरो से 2 जीरो यहां गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। मेरे हिसाब से 3 आंसर आ रहा है। और 3 आंसर कहां लिखा है राज्य? 3.0 ये लिखा, फोर्थ वाला। इसको टक 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 कर दो और बल्ले बल्ले कर दो। हाँ मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया क्या? चलो जी जल्दी सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। देखा यहां काफी सारे बच्चे ऊपर नीचे कंफ्यूज हो गए थे, है ना। चलो जी, फरहीन नाज कहां से पहुंच गए, कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे थे? आर्क इलास्टिसिटी से करना था। आर्क 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 इलास्टिसिटी के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। आंसर दूंगा आपको आर्क इलास्टिसिटी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देख ले, प्रतीक, गौहर, कृष्णा, खरांशु और सोनू आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड भाई। चलो जी, हाँ डी ही है। अरे मैंने क्या कर दिया बी कर दिया क्या? अरे डी सही था, डी तुम्हें पता ही है। ओके ओके कोई बात नहीं उस चीज में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, सुपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट थिएटर राइजेस फ्रॉम 120% टू 200 पर पर्सन। भाई मूवी देखने जा रहे हो, मूवी टिकट का प्राइस पहले 120 रुपए था, अब 200 रुपए हो गया। चलो जी, द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन प्राइस कॉज अटेंडेंस एट गिवन मूवी टू फॉल। प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों की हाजिरी कम हो गई है, 300 से 200% हो गई है, यानी इसकी डिमांड मतलब कम हो गई है, लोग कम, क्वांटिटी ऑफ पीपल कम हो गया है। तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, और साफ लिखा है आर्क इलास्टिसिटी को यूज करना। आपके लिए मैं दे रहा हूं यहां पर 30 सेकंड, आप भी लगाओ दिमाग और मैं भी लगाता हूं। यहां देखो जी, आर्क इलास्टिसिटी में पहले माइनस का निशान लगा दूंगा। Q2 माइनस Q1, 200 में से 300 गए, माइनस 100 अपॉन 200 में से 120 गए, 80 मल्टीप्लाइड बाय, अब दोनों प्राइस प्लस कर दो, 120 और 200, 320, और फिर दोनों क्वांटिटी प्लस कर दो, 300 और 200, 500। अब काटापीटी मचा दो, काटापीटी मचा दो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4/5 आया है, 0.8 होता है। ये माइनस से माइनस तो चला ही जाएगा, हमेशा हमेशा जाएगा। 0.8 इज द राइट आंसर। ये लिखा 0.8, 0.8 इसको मान के चलेंगे। 2 इज द राइट आंसर। और देखते हैं जी, देखो मैंने सॉल्व कर दिया इसको लेस देन 30 सेकंड्स में। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, चाहे आप 40 सेकंड्स भी ले लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 50 सेकंड्स भी ले सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, वो भी बढ़िया मानेगा। 2 वाला ठीक कर दिया। चलो जी, ज्यादातर बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। वैभवी, शुभम, तनीषा, अमान और कशिश, ये टॉपर्स हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं मॉड्यूल से ही। साफ लिखा है यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड ही। जब कुछ नहीं लिखा हो तो आपको परसेंटेज मेथड से आंसर देना है, ठीक है। लिखा है सुपोज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज अ सेल ऑन इट सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर बेच रहा है। इफ द प्राइस ऑफ प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 300 से 200, कुछ भी हो, प्राइस 300 से 200 हो गया, आपको इस पे फोकस करना है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 3000 से 5000। डिमांड है वो प्राइस के गिरने की वजह से बढ़ चुकी है। चलो जी, तो आपको निकालना है व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। चलो जी, ईपी, यानी यहां आपको टाइम भी दे दूं जरा, मैं सॉल्व करो आप भी। निकालते हैं माइनस Q2 माइनस Q1, 5000 में से 3000 माइनस कर दो तो प्लस का 2000 अपॉन P2 माइनस P1, 200 में से 300 माइनस कर दो तो माइनस 100, इस बार नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस करो, 300 और 200, 500 अपॉन दोनों क्वांटिटी को प्लस करो, 3000 और 5000, 8000। काटापीटी मचा दो। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 5/4 होता है 1.25, ठीक है। माइनस से माइनस भी चला जाएगा, तो 1.25 यहां लिखा है बाबा रे बाबा 3 में।
तो 3 विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, 3 मतलब सबसे सही से करना है ना। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, तनीषा, झांझी, अनिकेत, अनीश, वैभवी, शेख और पीयूष। देखो दोस्तों, जब बुक में ये आर्क इलास्टिसिटी मेथड दिया हुआ है ना, तो बुक में डिमांड कर्व बनाया हुआ है एक ऐसे आर्क की तरह, आर्क मतलब मुड़ा हुआ कर्व, और बोला हुआ है आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम यूज करते हैं जब 2 पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी होती है। बस इतना दिया हुआ है। इस नॉलेज का तुम्हें ज्यादा खास कुछ करना नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, उसमें पोल नहीं आया आप लोगों का है, ठीक है, काफी बच्चों का पोल नहीं आया, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं, आपको आंसर आ गया होगा। इसका ज्यादा कुछ करना नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आर्क इलास्टिसिटी से न्यूमेरिकल सॉल्व करना आएगा, जो कि मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं उस्ताद, ठीक है ना। मेरा आज का मेन पर्पस है आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सिखाना। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को हम E और C से डिनोट करते हैं, C का मतलब क्रॉस है। देखो जी, अभी तक जो तुम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे वो किसी भी एक कॉमोडिटी के बारे में पढ़ रहे थे। किसी भी कॉमोडिटी का आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड गिवन होती है और आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हो, उसके बारे में पढ़ते हो। अब क्या है, ये क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आप 2 गुड्स के बारे में कैलकुलेट करोगे। आपको 2 गुड्स गिवन होंगी, क्या 2 गुड्स गिवन होंगी, ठीक है, और आपको यहां देखना होगा कि वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आई है, इसके बारे में गंभीर चिंता करनी होगी। दोस्तों, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आई है तो कुछ अलग बात है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो कुछ अलग बात है, और इसका आंसर अगर 0 आया है तो कुछ अलग बात है। कहते हैं जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करोगे 2 गुड्स के बीच में, तब अगर इसका आंसर नेगेटिव आया है तो हम बोलते हैं ये दोनों गुड्स जिसके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी है, ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल हो, यानी इस्तेमाल हो तो एक साथ, वरना इनका कोई इस्तेमाल ना हो, जैसे कि कार और पेट्रोल, जैसे कि पेन और रिफिल। एक और एग्जांपल, मोबाइल फोन और बैटरी, समझे? ओके, चलो जी, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव आया तो जिन दोनों गुड्स के बारे में क्वेश्चन होगा आप उनके बारे में बोलना ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाती हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला, जैसे चाय और कॉफी, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और दोस्तों, अगर आंसर 0 आया ना तो आप बोलोगे ये दोनों गुड्स में कोई रिलेशन ही नहीं है, दीज गुड्स आर नॉट रिलेटेड गुड्स। ना तो ये सब्स्टिट्यूट है ना कॉम्प्लीमेंट्री है, कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे टिंडा और पेन, टिंडे और पेन का क्या रोल है? टिंडे और पेन की इलास्टिसिटी निकालोगे क्रॉस वाली तो आपका आंसर 0 ही आएगा, इनके बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब देखो कुछ पॉइंट नोट करने के लिए लिखा है सिर्फ आपके लिए। इन द केस ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द साइन प्लस और माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज मेथड वगैरह में साइन वाइन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया भी, प्रैक्टिस से आपको आइडिया भी हो गया कि कहां पर साइन देखना है, वो आइडिया हो गया आपको। यहां पर साइन हमेशा देखना है, यह साइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट टेल अस वेदर द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। अगर साइन नेगेटिव है आंसर में तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर पॉजिटिव है आंसर में तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मैं इसको कैलकुलेट करके ही बताऊंगा, क्वेश्चन भी आएंगे। अब देखो दोस्तों, मेन बात करते हैं। इसके कंटेंट पे कहते हैं व्हेन टू गुड्स एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स देन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगी, ये तो तब पता लगेगा ना जब हम कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, ओके। टिंडे का मतलब होता है कद्दू, ठीक है। और व्हेन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, तो आपको पता लग गया पॉजिटिव आंसर है, तो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, पॉजिटिव कितना, 0.1, 0.2, 0.3 या 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 5000, कितना आंसर आना चाहिए बाबू? कितना भी हो, जितना आंसर ज्यादा होगा ना उतनी दोनों गुड्स ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगी, ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगी। देखो, पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट हैं, समझ में आता है क्या? पेप्सी और लिम्का सब्स्टिट्यूट है? पेप्सी और लिम्का भी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन पेप्सी और कोक ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब ज्यादा सिमिलर है। पेप्सी और लिम्का ज्यादा सिमिलर नहीं है ना? तो जितना क्रॉस इलास्टिसिटी का ज्यादा आंसर होगा तो हम ये कंक्लूजन लिखा लेंगे वो दोनों गुड्स ज्यादा ही क्लोज है कुछ एक दूसरे के। ठीक है, चलो जी, क्या लिखा है? व्हेन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव, इट्स साइज इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली सब्स्टिट्यूटेबल द गुड्स आर। कहता है इसका आंसर पॉजिटिव है तो इसका साइज यानी इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है यह बताएगी कि दोनों गुड्स में कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, कितनी सिमिलैरिटी है। लिखा है ग्रेटर द क्रॉस इलास्टिसिटी द क्लोजर इज द सब्स्टिट्यूट। जितनी क्रॉस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतने सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा क्लोज माने जाएंगे। हायर द वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर विल बी द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब दोनों गुड्स का रिश्ता बहुत ज्यादा क्लोज है। ओके, और दोस्तों देखो, मैं इधर लिखता हूं प्राइस ऑफ पेप्सी और इधर लिखता हूं डिमांड फॉर कोक। तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है ना, इन दोनों का डिमांड कर्व बिल्कुल ऐसा बनेगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड। अब आप ये मत बोलना कि सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो गया। नहीं नहीं, लॉ ऑफ डिमांड में तो जिसका प्राइस लिखा होता है उसी की डिमांड लिखी होती है ना। यहां प्राइस किसी और का है, डिमांड किसी और की है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डिमांड कर्व ऐसा बनता है। ठीक है जी, ओके। चलो जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे नहीं, सब्स्टिट्यूट पे एक बार जाते हैं। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर दोनों गुड्स एक दूसरे की पक्की सब्स्टिट्यूट है, मतलब पानी और पानी के बारे में बात हो रही है, वाटर और वाटर, अरे सेम बात तो है, तो सेम बात है मतलब पक्की सब्स्टिट्यूट है ना। ठीक है, तो अगर दो गुड्स पक्की सब्स्टिट्यूट है तो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट मतलब बहुत ही क्लोज है। इफ टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, और जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का पता लगता है। अगर दोनों सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन नॉट क्लोज, जैसे कि पेप्सी और वाटर, कई बार पानी नहीं होता ना, लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं धूप में, वैसे पानी और कोल्ड ड्रिंक सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन बहुत लंबी दूर की सब्स्टिट्यूट है, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, क्लोज नहीं है। तो ऐसे में आंसर तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन छोटा होगा, यहां लार्ज होगा यहां छोटा होगा। अब कितना लार्ज कितना छोटा इट इज नॉट गिवन, मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। क्वेश्चन होगा मान लो दो गुड्स हैं एक्स और वाई, इनका आंसर 2 है, और दो गुड्स हैं एक्स और वाई, इनका आंसर 3 है इलास्टिसिटी का। एक्स और वाई नहीं, यहां तो नाम चेंज करना पड़ेगा, एक्स और जेड, इनका आंसर 3 है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन है? भाई जिसका आंसर ज्यादा है वो ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, अगर दोनों गुड्स में कोई रिश्ता नहीं होता तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर 0 आएगा, 0।
लेकिन ये तुम तब जानोगे ना जब मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, है। लेकिन देख लो, पहले थोड़ी देख लो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि चाय और चीनी टू ईच अदर, तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आएगा। और साइज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी दोनों गुड्स के बीच में आपको यह बताएगा कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कितनी स्ट्रांगली रिलेटेड है, ठीक है। इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज ओनली स्लाइटली बिलो द जीरो, मतलब जीरो से जरा सी कम है, तो दोनों गुड्स ज्यादा स्ट्रांग तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। इफ दे आर वीक कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर नेगेटिव में बहुत नीचे आएगा, ठीक है, वेरी हाई आएगा, ठीक है ना। जितना आंसर इसका नेगेटिव में, मान लो दो गुड्स हैं ए और बी, इसका आंसर है -4, और दो गुड्स हैं बी और सी, इसका आंसर आया है -0.5। तो बताओ ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है? तो ये वाले ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नोट वोट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर दोस्तों यहां मैं लिखूंगा प्राइस ऑफ कार और यहां लिखूंगा डिमांड फॉर पेट्रोल, तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। इनका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, डरना मत आप देखने में। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। आपको मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है? अब इलास्टिसिटी क्रॉस, इसका फॉर्मूला हम पहले क्या करते थे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही लिखते हैं ना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इधर निशान भी होता है एक नेगेटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में क्या करेंगे हम? आप लिखेंगे कि दो गुड्स है, मान लो x और y, तो x की डिमांड और y का प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड y, तो एक की डिमांड और दूसरे का प्राइस, ये इलास्टिसिटी होगी हमारा फॉर्मूला। जैसे तुम जानते हो पहले हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। परसेंटेज मेथड से यही होता था। अब यहां पर क्या होगा? क्वांटिटी x की है ना, तो x की क्वांटिटी आपको हमेशा लिखनी है, और प्राइस y का है तो y का ही प्राइस आपको हमेशा लिखना है। आपको दो गुड्स के प्राइस और डिमांड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो जी, बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ है क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड y। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा हुआ है डेल्टा क्यू अपॉन, ये वाला देखो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस y का अपॉन पुरानी क्वांटिटी x की, ठीक है। छोटा छोटा लिखा हुआ है। कह रही है सिंबल अलग हो सकते हैं, आप टेंशन मत लो, वो कैसे भी रिवाइज हुआ हो, कैसे भी बना हो फॉर्मूला, उसका प्रोसेस ये है, आपको उसके पीछे नहीं जाना, आपको उसके पीछे बिल्कुल नहीं जाना। या जाना चाहते हो? जाना चाहते हो तो करा देता हूं। देखो जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये प्राइस y के हैं और ये डिमांड x की है, तो 100 से 100 चला गया, ये बचा क्या? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन पुरानी क्वांटिटी ऑफ x। तो यहां चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन पुरानी क्वांटिटी ऑफ x लिखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इस निशान को डिवाइड लगा दिया, ये रहा, तो चेंज इन प्राइस और पुराना प्राइस, चेंज इन प्राइस और पुराना प्राइस। अपने ने क्या किया है? इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा खींच दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया और ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, तो आपको तो जनरली यही वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। मैं मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस के साथ आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, ठीक है जी। ये लो जी, इलस्ट्रेशन है मॉड्यूल की, और क्वेश्चन पढ़वा भी देता हूं। क्या लिखा है? A shopkeeper sells only 2 brands of notebooks, Imperial and Royal। नाम दारू के लगते हैं। एक शॉपकीपर है जो इंपेरियल और रॉयल, अगर ये बोलता कि डॉम्स और क्लासमेट्स की नोटबुक सेल कर रहा है, या नील गगन और क्लासमेट की नोटबुक सेल कर रहा है, मान लेता। इंपीरियल एंड रॉयल बोला है इसने, इसकी
नोटबुक सेल कर रहा है, ठीक है, करने दो इसको, किसने मना किया। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन प्राइस ऑफ इंपीरियल राइजेस बाय 10%, इंपीरियल का प्राइस 10% से बढ़ गया, कोई बात नहीं, देन डिमांड फॉर रॉयल इंक्रीज बाय 15%, रॉयल की डिमांड 15% से इंक्रीज हो गई, तो बताओ व्हाट इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन रॉयल एंड इंपीरियल। ठीक है, तो यार क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस किसका, दूसरी गुड किसी और का, क्वांटिटी किसकी, किसी और की। तो प्राइस तो यहां दिया हुआ है, ये 10% से चेंज हुआ है, और डिमांड यहां दी हुई है, ये 15% से चेंज हुई है। 15/10 1.5 आंसर आ गया। और नेगेटिव का कुछ चक्कर ही नहीं था, यहां पर नेगेटिव का कुछ चक्कर ही नहीं था, दोनों राइज हो रहे हैं तो प्लस का ही साइन आएगा, अगर कोई फॉल होता तो माइनस का निशान लगाते। ठीक है जी, दोनों 1.5 है, और इससे पता लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यार सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आंसर से भी पता लग रहा है, और तुम्हें पहले भी पता लग रहा था, दोनों ही स्टेशनरी की ब्रांड है, ठीक है ना, पहले ही पता लग रहा था। चलो कोई नहीं, आंसर से क्या पता लगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लिखा है द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज नोन टू बी -0.8। क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर -0.8 है। आंसर माइनस में है तो तुम्हें पता लग गया कि ये जिस भी कॉमोडिटी की क्रॉस इलास्टिसिटी है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो इफ प्राइस ऑफ वाई राइजेस बाय 20%, हाउ मच डिमांड फॉर एक्सचेंज। अपने को क्या करना है, अपने को सीधा फॉर्मूला लिखना है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, प्राइस या वाई का, क्वांटिटी या एक्स की। अब देखो जी, इलास्टिसिटी का आंसर गिवन है -0.8, ओके, और वाई का प्राइस 20% से बढ़ गया, तो फॉर्मूले में नीचे 20 लिख दूंगा इसकी जगह। अपना क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, -0.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स निकल जाएगा। 20 अगर 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर आएगा 16%। तो दोस्तों डिमांड ऑफ एक्स 16% से कम हो रही है, नेगेटिव है ना, तो मतलब फॉल हो रही है। ठीक है, नेगेटिव है तो मतलब फॉल हो रही है 16% से, तो डिमांड फॉर एक्स विल फॉल बाय 16%। ठीक है जी, चलो जी अगला एक और क्वेश्चन कर लो। ये दिया हुआ, लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज 30। चीनी का प्राइस 30 रुपए है। एट दिस प्राइस 5 kg ऑफ टी इज डिमांडेड। कह रहा चाय की बात करो, चाय की, इसका प्राइस 30 रुपया है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड 5 किलो है। चलो जी आगे, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 25 to 35, भाई कॉफी की बात कर लो इधर, कह रहा कॉफी का प्राइस अगर 25 से 35 तक बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइज हो जाती है 5 किलो से 8 किलो। कह रहा अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो चाय 5 किलो से 8 किलो पहुंच जाएगी। चाय के रेट के बारे में बात ही नहीं हो रही है, ये तो मैं लल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कॉफी का प्राइस मतलब कॉफी वाई बना दो, चाय की डिमांड यानी चाय को एक्स बना दो, तो ये कॉफी के प्राइस का बदलाव है, ये चाय की डिमांड का बदलाव है। आप इसकी इलास्टिसिटी निकाल लो क्रॉस वाली, और आपको मैंने टाइम दिया यहां 2 मिनट का, कैलकुलेट करना स्टार्ट करो दोस्तों। ठीक है अदिति, कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ वो कह रहा है दोनों फॉर्मूले में डिवाइड दे दिया केतन ने, वो गलत कर दिया उसने भाई। हाँ फ्रूटी माजा सब्स्टिट्यूट है। हाँ ललिता, क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 2 गुड्स चाहिए, जो मैं कराता हूं रिया, दैट इज इनफ। देखो हम माइनस वाले साइन को कंसीडर करते हैं चंचल, एग्जाम में मान लो मेरा एक आंसर करेक्ट है और 4 गलत है, तो एक सही है
और 4 गलत है तो 0 नंबर हो गए। ठीक है, हाँ वो क्विज के क्वेश्चन जानबूझ के टफ ही डलवाते हैं भाई। नहीं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है काशिफ। पोल की तो मैं बात समझ गया, बार बार मत बोलो, पोल के लिए टाइम मांग रखा है उस्ताद। नहीं नहीं, पॉइंट इलास्टिसिटी में लेस चेंज कैसे पता करें, ये नहीं आएगा, ये आएगा लेस चेंज वाले में कौन सा मेथड यूज करते हैं। अनंत ने पूछा है, एक टीचर जब सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। काम की बात है भाई, ये तो कराऊंगा भाई, उसका भी नंबर आएगा। चैट चल रही है सृष्टि, टेंशन क्यों ले रही हो। नहीं नहीं प्रेम, दोबारा देखो अपना आंसर आप। ठीक है जी, सो आपका टाइम समाप्त हुआ। देखो जी, हम क्या करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर छोटे वाला फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, सॉरी ऐसे करते हैं ना, Q2 माइनस Q1 बहुत बेसिक नेचर का ही सिखा रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी लिखो, आराम से मजा आ जाएगा, अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी जिसकी दी हुई है चाय है, वो टी लिख दिया यहां पर, टी लिख दिया यहां पर, पुरानी वाली क्वांटिटी है। प्राइस लिखेंगे कॉफी का, सी लिख दिया, सी लिख दिया, कॉफी का प्राइस लिखेंगे। तो दोस्तों देखो, चेंज इन क्वांटिटी देखो एक्स में, आप क्या करो, Q2 माइनस Q1 करो, 8 में से 5 गए, 3 आ गया। चेंज इन प्राइस देखो कॉफी का, 35 में से 25 माइनस कर दो, 10 हो गया। और पुराना प्राइस देखो कॉफी का 25 था, पुरानी क्वांटिटी देखो चाय की 5 थी। अब अपना आंसर निकाल लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है, अच्छा ये सॉल्व करने से पहले कुछ नहीं है, और फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3/2 1.5 है, प्लस में है तो इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब मैंने ऑप्शन तो दिए नहीं थे, तो फटाक से जल्दी से ए को सारे टिक कर देंगे 1.5, पोल ए 1.5 सारे टिक कर देंगे। या किसी को लगता है -1.5 आंसर आना चाहिए था, या सी वाले को अदर लगता है, तो जो लगता है वो टिक कर दो जरा पोल के अंदर, जल्दी से बताएंगे। और ऐसा टिक क्या करोगे, टाइम ही चला गया उस्ताद। चलो पोल का आज लीडर बोर्ड शो नहीं करेंगे, आज पोल का लीडर बोर्ड शो नहीं होगा, ठीक है ना, इसको हटा ही दो, फिर ऑप्शन देने का फायदा भी नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कैच कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज 50, चीनी का प्राइस 50 है, शुगर की कहानी यहां लिख दो, इसका प्राइस 50 है। एट दिस प्राइस 10 kg इज डिमांडेड, तो इस प्राइस पर 10 किलो चीनी की डिमांड होती है। प्राइस ऑफ टी फॉल्स फ्रॉम 30 से 25, चाय की बात हो रही है, चाय का प्राइस 30 से 25 तक कम हो गया, तो कंजम्पशन ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 10 kg टू 12 kg। इसकी वजह से चीनी की डिमांड 10 से 12 हो गई, इसकी वजह से ये हुआ है, मतलब शुगर का प्राइस टिंडे लेने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके बारे में कमेंट भी करो। ठीक है, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, जिसका प्राइस होता है उसको y मानते हैं। और मैं आपको टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए दोस्तों, वोट टाइप ऐसे दे रहा हूं, 2 मिनट देता हूं, सॉल्व करो। चलो देख लेते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं उस्ताद। हाँ, पोल का वर्क नहीं कर रहा, नहीं पीयूष, आपके कोर्स के हिसाब से ये दोनों सेम नहीं है, मैं बताऊंगा। अमन बोल रहा है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कहां यूज करना है। जहां क्वेश्चन आएगा बाबू वहां फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और कहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये मैंने बताया था।
जिस भी क्वेश्चन के अंदर परसेंट में कुछ गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी परसेंट में गिवन नहीं है, तो ये छोटे वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, जब परसेंट में गिवन होता है तो वो लंबी लाइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। थैंक यू ललिता, थैंक यू। देखो विवेक, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से बना सकते हो। थैंक यू अंसारी साहब। हाँ, वो ऑप्शन का चक्कर हो गया था इरफान, इसलिए अब मैंने आपके लिए टाइम वाला कर दिया। ठीक है, हाँ पोल काम नहीं कर रहा, मैं समझ गया इस चीज को, टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन यू गाइस आर एडवाइज टू सॉल्व द क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है आपको। करो करो करो। चलो जी दोस्तों, मैं भी आपके साथ सॉल्व करने लग जाऊं। लग जाते हैं भाई। क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस, 12 में से 10 गए 2, अपॉन चेंज इन प्राइस, 25 में से 30 गए -5, 25 - 30 मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 30 है, अपॉन पुरानी क्वांटिटी 10 है। क्वांटिटी किसी और की होती है, यहां पर 0 से 0 गया, और भैया 3 दूनी 6/5 आ गया, 6/5, और माइनस के निशान को मत भूल जाना। अब इसको सॉल्व करो तो 1.2 -1.2 आंसर आया है, और बोलते कमेंट करो क्योंकि आंसर नेगेटिव है तो चाय और चीनी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हो आप। टेंशन ना खोलो, ना खोलो, ना खोलो। हाँ, कुछ भी कर लो इसमें तो। अभी तक ये चल रहा था हमारा, कुछ क्विज के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जी, लिखा है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन राई ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी। देखो राई ब्रेड, राई से बने हुए ब्रेड, और होल व्हीट ब्रेड गेहूं से बने हुए ब्रेड है, तो दोनों ब्रेड ही। इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, या तुम कुछ कह नहीं सकते, कांट से। अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं आपको, 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाओ जरा। अच्छा लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रही है क्या? चलो जी दोस्तों, अब ध्यान रखो, इधर देखो, दोनों ब्रेड है, ये दोनों को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में आंसर पॉजिटिव आता है, तो 1 विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। तो 1 पे जाएंगे और देखेंगे कितने बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। तनिषा, सामिया, अनिकेत, वैभवी और ध्रुव पांडे आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अगले पे आते हैं, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। पर्सनल कंप्यूटर होता है ना वो डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, डब्बा वो कंप्यूटर होता है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर चल रहा है। तो बताओ ये दोनों चीज के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी का आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, 0, नेगेटिव या 1? आपको बताना है। अगर दोनों के बीच में आंसर पॉजिटिव आया तो दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तब होती हैं जब दोनों एक साथ इस्तेमाल होती हो, यानी एक दूसरे के बिना ना रह पाए। अगेन यू गाइस हैव 60 सेकंड्स टू सॉल्व द आंसर।
हाँ रिपीट करता हूं, मुझको पता है म्यूट था। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, तो दोनों एक साथ ही इस्तेमाल होंगे, वरना कोई यूज नहीं है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आंसर क्रॉस इलास्टिसिटी का नेगेटिव आता है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, अनीश, सामिया, वैभवी, मुकुंद और कशिश आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी, अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है उस्ताद। लिखा है द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी। ब्रेड और डीवीडी, डीवीडी क्या होता है? सीडी, देखिए सीडी प्लेयर वाली सीडी, सीडी चढ़ने वाली सीडी नहीं, सीडी प्लेयर वाली सीडी। ऐसी ही गोल गोल डीवीडी होती है, उसमें पिक्चर विक्चर चल जाती थी, ठीक है। वो ब्रेड और डीवीडी के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी या 1 होगी। ये जो मुन्नी मुन्नी ब्रेक मिल रहे हैं आपको, ये जो 1-1 मिनट दे रहा हूं पोल सोल्व करने के लिए, समझे? देखो जी दोस्तों, ब्रेड और डीवीडी का आपस में कोई लेन देन नहीं है, ध्यान रखना। ना ये सब्स्टिट्यूट है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। पीयूष पूछ रहे हैं सर, जो यहां कॉन्सेप्ट कराते हुए 12th बोर्ड में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो कर दूंगा, कराती का टेंशन मत लो। सर नेहा पूछ रही है, सर अगर टेबल में 2 ज्यादा क्यूडी हो और प्राइस भी 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो भाई वो क्वेश्चन नहीं होगा, 2 ही डिमांड और 2 ही प्राइस आपके पास होंगे। और अगर 2 से ज्यादा हुए भी तो आपको ऊपर एक लाइन लिखी होगी कि आपको कौन से 2 प्राइस और कौन सी 2 क्वांटिटी लेनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा चंचल, ठीक है। इको की क्लास अटेंड करो और उस क्लास को रिवाइज करो डेली सुमित। बस पोल की तुम्हारी दिक्कत है, पोल इज स्टिल नॉट वर्किंग, ठीक है जी। तो ब्रेड और डीवीडी का आपस में कोई लेन देन नहीं है, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 आएगी। मैंने क्या किया, अच्छा 0 आएगी तो आंसर 3। चलो जी, सबसे जल्दी दिया वैभवी, तनीषा, सामिया, विशाल और मोहित कुमार। दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास दोस्तों। चलो जी आगे आ जाओ, थोड़े और तहलके वाले क्वेश्चन पे। लिखा है व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन 2 गुड्स इज वेरी हाई। अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू वेरी हाई है, वेरी हाई मतलब पॉजिटिव भी है, तो बताओ ये गुड्स के बारे में कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं और आपको टाइम लिमिट में बढ़ा देता हूं, 150 सेकेंड्स है। ऑप्शन पढ़ो और सही आंसर दो। अब दिमाग देखूंगा कि आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन का ऑप्शन, मैं सामने से हट जाता हूं आपके लिए।
हाँ जी उस्ताद, टाइम बचा है तुम्हारे पास। चलो जी मैं आ जाता हूं बीच में। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होंगे इसमें, माइनस इंफिनिटी तक आंसर जाएगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी नहीं होंगे, इंफिनिटी आंसर चला जाएगा। हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होगा दो गुड्स में, जितना आंसर हाई होगा उतनी सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी वो ज्यादा। ठीक है, तो थर्ड वाला यहां पर टिक कर देंगे। ज्यादातर बच्चे सही आंसर नहीं दे पाए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में भाई इंफिनिटी आंसर होगा। पीयूष, नैन्सी, शान, शुभम और रुद्राक्ष पुरोहित आर द टॉपर्स। देख लो चाहे, मैंने कराया भी था। इनफाइनाइट आंसर तब होगा जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और जब दोनों गुड्स ज्यादा ही क्लोज है तो पॉजिटिव और लार्ज आंसर होगा। बस वहीं से क्वेश्चन था। एक और करते हैं आपके लिए। चलो जी, अभी बीच में एक मक्खन मारने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कब यूजफुल होता है? बीच में पंगा ले रहा हूं आपसे। किस सिचुएशन में यूज होता है बताओ। एक बुक स्टोर जो प्राइस डबल कर देगा नोटबुक्स का, उसको अगर इलास्टिसिटी निकालनी हो तो वो पॉइंट मेथड से निकालेगा क्या? या रेस्टोरेंट जो अपना प्राइस कम करना चाहता है, सबसे एक्सपेंसिव डिश का 50% से कम कर देगा, मतलब आधा प्राइस कर देगा। या एक ऑटो प्रोड्यूसर इंटरेस्टेड है डिटरमाइनिंग द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस ऑफ कार्स बीइंग लोवर्ड बाय 10, कार का प्राइस सिर्फ 10 नहीं 100 से कम कर दिया। या फिर नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। 1 मिनट है तुम्हारे पास इसका जवाब देने के लिए, राज्य दे दो। पॉइंट इलास्टिसिटी कहां पर यूज करेंगे? चलो जी दोस्तों, कार का प्राइस जब 100 से बदलेगा ना, मतलब लाखों की कार है और टुच्चा सा प्राइस में बदला हुआ है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज कर लेंगे हम। थर्ड वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस। सबसे ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, वैभवी, अनीश, मोहित, अनिकेत, सज्जाद। देखो दोस्तों, आपको एक बात और बताता हूं। यहां पर एक क्वेश्चन है जहां पर आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला हुआ है इस डिमांड कर्व के हेल्प से आप बताओ कि चारों ऑप्शन में से क्या सही होगा। इधर गुड y का प्राइस है, y का प्राइस है, इधर गुड y की डिमांड है, सॉरी इधर गुड x का प्राइस है और इधर गुड y की डिमांड है। मतलब एक का प्राइस है और दूसरे की डिमांड है, दो गुड्स हैं। देखो डिमांड कर्व ऐसे बना हुआ है पॉजिटिवली स्लोप्ड, मतलब दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब आपको बताता हूं दोस्तों, दोनों गुड्स का जितना फ्लैट कर्व होगा उतनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगी। मतलब ये गुड्स ज्यादा सब्स्टिट्यूट है एज कंपेयर टू दिस गुड्स, और ये और कम है। मतलब जितना ऐसे खड़ा कर्व होगा उतनी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कम होगी। क्यों? देखो मान लो ये कर्व है, इतना प्राइस इतनी डिमांड, प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा। और ये वाला कर्व है तो प्राइस डिमांड, प्राइस अगर चेंज करोगे थोड़ा सा तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा और प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर दोनों गुड्स की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ज्यादा है। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ज्यादा तब बोलते हैं जब एक का प्राइस तुम थोड़ा सा चेंज करो तो दूसरे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि पेप्सी और कोक मान लो दोनों 10-10 रुपए की है,
और तुम पेप्सी का प्राइस जरा सा चेंज कर देते हो तो कोक की डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाती है, यानी पेप्सी नहीं खरीदेंगे लोग, कोक पे आ जाएंगे। तो जब दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा होती हैं तो ऐसा डिमांड कर्व बनता है। फोर्थ वाला इज द राइट आंसर। बच्चा पूछेगा सर ये रिमोट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? रिमोट मतलब जो क्लोज नहीं है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो ऐसा कर्व नहीं बनना चाहिए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में तो ये वाला कर्व आएगा, ठीक है ना, तो ये वाला इसमें आंसर भी आएगा। और अब दौड़ते हैं अपना एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी की तरफ। दोस्तों देखो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है, और मॉड्यूल में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन भी नहीं है, आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए जानना है। देखो जैसे प्राइस की वजह से डिमांड बदलती है ना, ऐसे एक कंपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है, सेल्स को प्रमोट करने पे खर्चा करती है, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है और एडवर्टीजमेंट करवाती है। तो कंपनी को लगता है कि एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंपनी ये चेक करना चाहती है कि एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने से, यानी एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी वजह से डिमांड कितनी बढ़ी है, और क्या सच में बढ़ी है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एडवर्टीजमेंट करने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस धंधा सारा ठप हो जाता है। अब तुम ऐसे कोई एक्टर से एडवर्टीजमेंट करा लो जिसको लोग ट्रोल कर रहे हैं या जिसके बारे में लोग नेगेटिव हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट करेगा तो डिमांड शायद ना बदले, है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना है दोस्तों। तो जब हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इसको EA से डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी, और A का मतलब एडवर्टीजमेंट। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। डिमांड कितनी बदली है, किस वजह से? कंपनी ने जो स्पेंडिंग करी है एडवर्टीजमेंट पे उस वजह से, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो इसको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय P नहीं है, नीचे P नहीं है ना, नीचे A है। A का मतलब एडवर्टीजमेंट पे खर्चा, डेल्टा A मल्टीप्लाइड बाय पुराना A अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ऐसे इस फॉर्मूले को तुम लिख सकते हो, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कैसे, ये चीज मैं प्रूव करके बता देता हूं। लो जी प्रूव कर देते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। तो परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय 100 होना चाहिए। A का मतलब है एडवर्टीजमेंट पे स्पेंडिंग जो कंपनी कर रही है, ठीक है। चलो जी 100 से 100 कट गया, अब इसको बनाओ डेल्टा Q अपॉन Q, ठीक है, अपॉन में डेल्टा A अपॉन A। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक में, डेल्टा Q, D भी लिखा हुआ है, QD का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन Q ये लिख दिया, फिर अपॉन में डेल्टा A अपॉन A ऐसे लिख दिया। आप राजेश को एडजस्ट करके डेल्टा Q अपॉन डेल्टा A मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन Q भी कर सकते हो। अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से क्रिएट कर देता हूं, फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, इसका आंसर 0 से इंफिनिटी के बीच में हो सकता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से ये होती है, मान लो आया एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहां लिखा हुआ है, कंपनी ने 100 करोड़ रुपया खर्चा और फिर 120 करोड़ रुपया खर्चा, तो कॉमोडिटी की डिमांड 100 से 150 तक बढ़ गई। मतलब मान लो थम्स अप की ऐड हो रही है, कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर चेंज किया, शाहरुख खान को लेकर आ गए, तो बजट भी कंपनी को ज्यादा खर्च करना पड़ा होगा। अब शाहरुख खान आया है तो उसकी वजह से जो शाहरुख खान के फैन थे वो भी थम्स अप पीने लग गए। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करने की वजह से डिमांड बढ़ गई है, एडिशनल लोग आ गए हैं। तो इसकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी निकालोगे तो डेल्टा Q, इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा Q कहलाएगा, जो कि 50 है, आप 50 लिखोगे, अपॉन डेल्टा P इन दो और डेल्टा A, इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा A कहलाता है। 120 और 100 का डिफरेंस 20 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय पुराना A 100 अपॉन पुरानी क्वांटिटी 100। अब कैलकुलेट कर लो, 100 से 100 गया, 0 से 0, 5/2 यानी 2.5, ये आंसर आ गया। इससे यह पता लगता है कि कंपनी ने जितना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे किया था
उसका 2.5 गुना डिमांड बढ़ गई। अगर एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का आंसर 2 आता तो यह पता लगता कि जितना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे हुआ है डिमांड उससे डबल बढ़ गई। अगर इसका आंसर 3 आता तो इससे यह पता लगता कि जितना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे हुआ है डिमांड उससे ट्रिपल बढ़ गई। अगर इसका आंसर 1 आता तो यह पता लगता कि जितना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे हुआ है डिमांड उतनी ही बढ़ी है, उसी परसेंटेज में बढ़ी है मतलब। अगर इसका आंसर 0 आता तो इससे यह पता लगता कि तुमने एडवर्टीजमेंट पे जितना भी खर्चा किया हो डिमांड उसकी वजह से नहीं बढ़ी। नेगेटिव नहीं होगा, इसका आंसर 0 से इंफिनिटी होगा, न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा इसके ऊपर। ठीक है, कंटेंट देख लो जी, लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्सिवनेस। यानी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी को हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स भी बोलते हैं और इसको प्रोमोशनल इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसमें हम चेक करते हैं रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ गुड्स डिमांड टू चेंज इन द फर्म स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग। ये चेक करते हैं कि गुड्स की डिमांड कितनी बदली है अगर फर्म ने एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया है तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन ब्रिंगिंग अबाउट न्यू सेल्स। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी से यह पता लगता है कि जो तुमने एडवर्टीजमेंट का कैंपेन चलाया है उसकी वजह से नई सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तुम एक्चुअली डिमांड को बढ़ा पा रहे हो या नहीं बढ़ा पा रहे हो, यह पता चलता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है। अगर दोस्तों एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का आंसर 0 है तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो आप? इसका मतलब डिमांड डज नॉट रेस्पॉन्ड, डिमांड नहीं बदली, मतलब जितना भी खर्चा कर लिया हो तुमने डिमांड नहीं बदली। ठीक है, इस आंसर 0 आएगा तो। लेकिन 0 से ज्यादा और 1 से कम हो, 0 से ज्यादा और 1 से कम हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंक्रीज इन डिमांड इज लेस प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 1 से कम कब आंसर आएगा? देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका आंसर 1 से कम तब आएगा जब ऊपर की वैल्यू कम हो, नीचे की वैल्यू ज्यादा हो। जैसे मान लो तुमने 100% एडवर्टीजमेंट पे खर्चा बढ़ा दिया और डिमांड तुम्हारी 50% से बढ़ी है तो आंसर 0.5 आ गया, मतलब 1 से कम और 0 से ज्यादा। तो इससे पता लगता है जितना तुमने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है उससे लेस प्रोपोर्शन में डिमांड चेंज आया है। ठीक है, अगर एक आंसर है, एक आंसर तब आएगा जब ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू होगी। तो जिस परसेंटेज में आपने एडवर्टीजमेंट करी है उसी परसेंटेज में आपकी डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब परसेंटेज इन विच एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ओके, अगला, जब इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई है बहुत हायर प्रोपोर्शन से, बहुत हायर रेट से, बहुत हायर परसेंटेज से। इसका आंसर 1 से ज्यादा कब आएगा? जब ऊपर ज्यादा वैल्यू होगी, नीचे कम वैल्यू होगी। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। दीज आर द कंक्लूजन्स। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्विज तो कर ली हमने, एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी क्विज ले आऊंगा आज के लिए। आज हमने 2 बातें मेन की हैं, एक हमने की है क्रॉस इलास्टिसिटी और एक की है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। ये 2 आइटम किए हुए हैं। पिछली क्लास का मैंने आपको आर्क इलास्टिसिटी का मेथड भी करा दिया है। आप ध्यान रखना एक चीज कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी कराऊंगा। इनकम इलास्टिसिटी बचा हुआ है, देखो जी क्या क्या कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इनकम इलास्टिसिटी और एक डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक है वो भी कराऊंगा, और मैं आपको कुछ अजीबोगरीब टॉपिक्स भी कराऊंगा। ठीक है ना, मतलब जो आपको जानने जरूरी हैं, ये चलते रहेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, नहीं शुभम, गिफिन गुड के केस में अगर ब्रेड का प्राइस कम होगा तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी ना, फिर पैसा बचेगा तो बंदा मीट पे खर्च कर देगा। जितेंद्र कह रहा है आईसीआई ने बोला अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उस चीज के लिए हम प्रिपेयर हैं। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मैंने इलास्टिसिटी एडवर्टीजमेंट का न्यूमेरिकल भी तो कराया है छोटा सा, बस उतना ही हो सकता है। कर्व वाले क्वेश्चन में जितना मैंने कराया उतना ही आएगा तनुश्री, डोंट वरी। माइनस साइन का कोई चक्कर नहीं है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में आरती। ठीक है, अच्छा
आरती पूछ रही है ग्राफ देख के कैसे पता लगता है पॉजिटिव? ग्राफ ऐसे हैं तो पॉजिटिव है, ऐसे हैं तो नेगेटिव है। ये नेगेटिव होते हैं गिरते हुए, ये पॉजिटिव होते हैं बढ़ते हुए। ठीक है, कोई भी ग्राफ हो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कोई एग्जांपल दे दो। दिव्यांशी चंदनी बोल रही है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दे दो। यार परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल मैं बताऊं तो आजकल कौन सी हीरोइन चल रही है? हीरोइन ये वाली नहीं, बॉलीवुड के अंदर एक मान लो आलिया भट्ट चल रही है और एक मान लो कियारा आडवाणी चल रही है। एक डायरेक्टर बोल रहा है आलिया भट्ट या कियारा आडवाणी दोनों में से कोई भी राजी हो जाए मेरी पिक्चर में हीरोइन बनने के लिए, मेरे लिए चलेगा। तो मतलब वो उन दोनों को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मान के चल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? ओके, हाँ हाँ ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। एसके क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब, क्रॉस वर्ड ही क्यों रखा है? क्योंकि किसी और का प्राइस किसी और की डिमांड को अफेक्ट करता है। तो कितना किसी और के प्राइस ने किसी और की डिमांड को अफेक्ट किया है, इस क्रॉस कनेक्शन को चेक करना है। दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। और सर जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? जीरो वाला आप प्रेरणा क्वेश्चन बताना जरा कौन सा है। अदर्स कब आएंगी? बुक कब आएंगी? बुक जनवरी के पहले हफ्ते में। पोल ठीक करवाएंगे सबका। ठीक है, हाँ देखा जाए तो स्नेहा सब फॉर्मूलाज को बनाने का तरीका सेम ही है। आज सृष्टि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन मत लिखना कोई भी, ठीक है ना। अंकित भाई प्रैक्टिस करते रहो, लीडर बोर्ड के अंदर नाम आता रहेगा। लव यू विनय, लव यू भाई कुशाल भाई। ठीक है, देखो संदीप पूछ रहे हैं, सब बच्चा पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स मतलब आपके इस कंटेंट को देखते हुए बनाएं या मॉड्यूल में से बनाएं। बाबू देखो मैंने कंटेंट दिया हुआ है आपको, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको डबल डबल रिपीट करके क्या करोगे? कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी सॉल्व कर रहे हो। लॉ होता तो मैं बोलता कि मेरा लिखा हुआ आप लिखो, नहीं। मैथ्स होता तो भी बोलता, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप उस तरीके से बनाओ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में यश, अगर डिमांड कांस्टेंट है मतलब डिमांड चेंज नहीं हुई, पहले भी 100 थी अब भी 100 है, तो आंसर 0 आएगा। हाँ तनीषा बहुत ही बढ़िया, ठीक है। स्ट्रैटेजी अफीफा कुछ दिनों के बाद बताऊंगा, जब चैप्टर 2 हो जाएगा ना तब बताऊंगा। हाँ ये इसलिए ही करवाया है ललिता पॉइंट इलास्टिसिटी का क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे अनएक्सपेक्टेड आ गया तो क्या करेंगे, मैंने करा दिया, ठीक है। ओके कृतिका, जो मैंने कराया है शिवांगी पूछ रहे क्रॉस इलास्टिसिटी का थ्योरी टाइप क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसे ही होंगे। थैंक यू आशीष। हाँ शबनूर वैसे ही करो। कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 2 है, उसके लिए टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लासेस और लग सकती हैं भाई। डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब ऐसा होता है ना, देखो मैंने आज प्लान किया था कि मैं आपको इनकम इलास्टिसिटी करा दूं, बाई चांस मैं नहीं करा पाया है ना, तो मैं तो अगली क्लास में करा दूंगा, लेकिन डीपीपी में मैंने क्वेश्चन डाल के ही दे दिया था, तो वो क्वेश्चन शायद आपको इनकम और क्रॉस के पहले मिल गए होंगे, अब आप सॉल्व कर सकते हो। ब्लैक ले लो, ब्लैक पीयूष, ब्लैक पेन, ठीक है जी। अगर पूछा है वंशिका ने सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो तो कौन से मेथड से करना है, तो परसेंटेज मेथड से करना है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यश, तो उसके बाद मैं डाउट सेशन भी लूंगा, आप टेंशन मत लो, जो आपके छोटे मोटे अदर वाले डाउट होते हैं वो मैं ले लूंगा, ठीक है। रिया कुमारी थैंक यू सो मच, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में फिर मैं लीडर बोर्ड नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लीडर बोर्ड में इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है कि बीच में 1-2 क्वेश्चन की गड़बड़ी हो गई थी, वो कर दिया था इस चक्कर से, है ना। तो कल्याणी बहुत बढ़िया, देखो जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सिखा रहा हूं, बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करते रहो। आपके अच्छे मार्क्स आने से, हाईएस्ट स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, आप टेंशन मत लो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मौज बहार के साथ पढ़ाई को चालू रखो, प्यार बरसाते रहो,
प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लव यू एवरीवन। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।